नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखीमपुर से खबर है, जहां विधायक अरविंद गिरी का अंतिम संस्कार आज होगा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वहां जाएंगे। अरविंद गिरी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और सीएम योगी ने ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव को यहां भेजा है और सीएम योगी ने निधन पे गहरा शोक भी व्यक्त किया। कल हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक फंडिंग पर देश भर में इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है और आरोपियों के खिलाफ इनकम टैक्स की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में यह छापेमारी हो रही है। देश भर में करीब 100 ठिकानों पर एक साथ आईटी की रेड है और यूपी के 24 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड किया है। हुसैनगंज में गोपाल राय के घर पर भी आईटी ने रेड की और एनजीओ बना के ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप है। राजनीतिक दल के नाम पे चंदे का आरोप में छापेमारी की गई है। अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं गोपाल राय, अब उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। राजस्थान में 53 जगहों पे छापेमारी की जानकारी आ रही है, जबकि छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, एमपी और गुजरात में भी रेड की गई है। तो देश भर में कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई जगहों पर यह छापा मारा गया। देश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक साथ 53 जगहों पर छापेमारी चल रही है। यूपी की बात करें तो यूपी में लखनऊ में छापेमारी चल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं ये वो घर है गोपाल राय का, जहां पर छापेमारी चल रही है। इनके ऊपर आरोप है कि पहले इन्होंने एनजीओ बनाया, एनजीओ के थ्रू एक पार्टी खड़ी की और उस पार्टी में फंड के नाम पर तमाम जो पैसा था उसको ब्लैक को वाइट करने का काम किया गया है। कहीं ना कहीं गोपाल राय की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो एनजीओ है, पार्टी है, उसके बोर्ड भी यहाँ पर लगाए गए। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान एक संस्था है। उसके अलावा दूसरी तरफ अपने सहयोगी से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का भी इन्होंने कार्यालय बना रखा है। और तीसरी ओर अगर बात करें तो नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, ये एक संस्था बनाई गई। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद का भी कार्यालय इनके द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से आधा दर्जन एनजीओ बनाकर जो तमाम लोगों का ब्लैक मनी थी उसको वाइट करने का आरोप जो है गोपाल राय के ऊपर लगे, जिसके बाद आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। उसके अलावा अगर हम देश भर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत तमाम जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा कि जब छापेमारी खत्म होती है तो गोपाल राय के घर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ क्या कुछ दस्तावेज, क्या कुछ अहम जानकारियां लगती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो आरोपियों के यहां पे लगातार, चूंकि पिछले कई दिनों में कई जगह पे इससे पहले भी आईटी ने छापा मारा और एक बार फिर देश के करीब अलग अलग राज्यों में 100 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने ये छापेमारी की है। और हुसैनगंज में गोपाल राय के घर पे भी आईटी ने रेड की। इसके अलावा एनजीओ बना के ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप है गोपाल राय पे और कई दूसरे लोग भी हैं जिनके ठिकानों पे छापा मारा गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, ये वो राज्य हैं जहां पे एक साथ अलग अलग जगह पे आयकर विभाग की टीमों ने छापे मारे हैं। कहीं पॉलिटिकल फंडिंग और कहीं पे अनियमितता, कहीं गड़बड़ी, कहीं टैक्स चोरी। इसको लेकर इससे पहले भी कई दफा आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और एक बार फिर आयकर विभाग यहां पूरी तरह से एक्टिव है। और नीलेश चौहान इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ। नीलेश, एक साथ देश के आज कई राज्यों में छापेमारी इनकम टैक्स विभाग ने की है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह छापा मारा गया, यूपी को लेकर क्या क्या कुछ जानकारी?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश समेत तमाम जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुसैनगंज इलाके में गोपाल राय का घर है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पिछले 2 घंटे से छापेमारी चल रही है। मैं गोपाल राय के घर के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये गोपाल राय का घर है, जहां पर गोपाल राय के ऊपर आरोप है कि तमाम एनजीओ बनाकर उन एनजीओ के माध्यम से पार्टियां खड़ी करी गई और तमाम लोगों की जो ब्लैक मनी थी उसको वाइट करने का काम गोपाल राय की तरफ से किया गया। हालांकि अब से कुछ देर पहले एक महिला यहां पर पहुंची थी, उन्होंने गोपाल राय के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि गोपाल राय एनजीओ बनाकर लोगों के घरों पर वो एनजीओ का पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, उसके बाद उस घर पर कब्जा कर लेते हैं। ये गोपाल राय का घर है, जहाँ पर अपने सहयोगी से कहूँगा कि ऊपर की तस्वीरें दिखाएं कि आधा दर्जन ज़्यादा जो एनजीओ हैं उनके बोर्ड लगाए गए हैं। अलग अलग ये एनजीओ हैं जिनके नाम पर लगातार फंडिंग की जा रही थी। साथ ही साथ जो आसपास के हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि गोपाल राय की जो बेटी हैं नेहा राय, वो इन एनजीओ को चलाती हैं। ऐसे में अगर नेहा राय भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के निशाने पर आती हैं तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं। सोनी से कहूँगा कि ऊपर की तस्वीरें दिखाएं कि औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद का एक बोर्ड लगाया गया है। उसके आगे आप देख सकते हैं केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान का बोर्ड लगाया गया। उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो अखिल भारतीय गौ सेवा गौ रक्षा परिषद का बोर्ड लगाया गया। के आधा दर्जन बोर्ड यहाँ पर। हालांकि गोपाल राय के अंदर जो घर है, घर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार दस्तावेज खंगाले, कंप्यूटर चेक किए जा रहे हैं और घर के अंदर जो बैंक खातों की डिटेल कि जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगे थे कि ये जो है एनजीओ के जरिए लोगों की ब्लैक मनी को वाइट करने का काम करते थे। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुंची और लगातार छापेमारी कर रही है। गोपाल राय की बात की जाए तो गोपाल राय ने तमाम इनके ऊपर आरोप लगे कि तमाम राजनीतिक दलों का भी पैसा इनके द्वारा वाइट करने का काम किया गया है। उसके अलावा गोपाल राय अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। तो सुबह से ही ये सकरी गली में इनका घर है जो छितवापुर इलाके में आता है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के तमाम जो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, उसके अलावा नेता थे और तमाम इस तरीके के एनजीओ चलाने वाले जो लोग हैं उनके वो सब अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं। लगातार इन लोगों के घरों पर, कार्यालयों पर छापेमारी चल रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि गोपाल राय के घर पर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली है तो ये रेड कब तक चलती है और क्या कुछ दस्तावेज, क्या कुछ अहम जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगती हैं, क्योंकि इनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, चाहे वो टैक्स चोरी का मामला रहा हो या फिर राजनीतिक दलों के नेताओं। बिल्कुल नीलेश, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ब्लैक मनी को वाइट किया है। नीलेश, ये एक बड़ा आरोप है। ऐसे में जब इनकम टैक्स विभाग की टीम यहाँ पहुंची तो क्या गोपाल राय घर में ही थे और इस वक्त वहां पे क्या कोई आधिकारिक तौर पे कोई बयान यहाँ पे आया है बाहर आईटी की तरफ से? देखिए, आईटी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन घर के अंदर सुबह सुबह जब आईटी की टीम रेड मारने पहुंची थी उस समय जितने भी लोग गोपाल राय के साथ घर के अंदर मौजूद थे सभी घर के अंदर मौजूद हैं और लगातार आईटी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ये छितवापुर का इलाका है और काफ़ी सकरी गली है और उस गली के अंदर ये जो मकान है वो बनाया गया है। कहीं ना कहीं 3 फ्लोर का ये मकान है जहाँ पर लगातार आईटी के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग फ्लोरों पर जाकर दस्तावेज इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। उसके अलावा जो कंप्यूटर डाटा है उसको भी खंगाला जा रहा है कि आखिर इनको फंडिंग करने वाले लोग कौन थे, एनजीओ में कितना पैसा आया, कहाँ इन्वेस्ट किया गया, कौन कौन से नेता थे, कौन कौन से राजनीतिक दल थे जो जिनके संपर्क में गोपाल राय रहे हैं और जिनकी ब्लैक मनी को वाइट करने का काम गोपाल राय के एनजीओ की तरफ से किए जा रहे थे। तो इस तरीके के आरोप गोपाल राय के ऊपर लगे हैं। उसके अलावा जो आसपास के सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि गोपाल राय की जो बेटी है वो कहीं ना कहीं एनजीओ को संभालने का काम करती थी। ऐसे में जब उनसे भी पूछताछ होगी, उनके भी दस्तावेज खंगाले जाएंगे तब तमाम अहम जानकारियां आईटी के अधिकारियों के हाथ लग सकती हैं। फिलहाल पिछले कई घंटों से ये रेड चल रही है। अब देखना होगा कि रेड कब तक चलती है और गोपाल राय के घर के अंदर से क्या कुछ दस्तावेज, क्या कुछ अहम जानकारियाँ और जो एनजीओ के खाते हैं, बैंक खाते हैं, उनको भी खंगालने का काम किया जा रहा है कि किन किन लोगों ने एनजीओ में पैसा दिया था, कहाँ कहाँ से वो फंडिंग आई थी। तमाम हमारे सूत्र बताते हैं कि बाहर विदेशों से भी फंडिंग इनके जो एनजीओ है उसमें की जा रही थी। अब देखना होगा कि कौन कौन से नाम निकलकर और सामने आते हैं, क्योंकि गोपाल राय के ऊपर गंभीर तरीके के आरोप लगे थे, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो यहाँ पर छापेमारी करने के लिए पहुंची हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर है जहां सूखे से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है।
जहां सूखे से परेशान किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश में सूखे की स्थिति के सर्वेक्षण के लिए आदेश दिया गया है। 75 जिलों में 75 टीमें सर्वेक्षण के लिए काम करेंगी और सभी डीएम को एक हफ्ते में सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी और लापरवाही बरतने देरी होने पर जिला अधिकारी इसका जवाबदेही होंगे। तो उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। ट्यूबवेल की बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी। इसके अलावा दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सिंचाई विभाग नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जबकि बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत है। सूखे से प्रभावित वो किसान जिनके सामने कई चुनौतियां हैं। बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो सूखे से प्रभावित किसानों के लिए ये एक राहत की खबर है। जहां सूखे से परेशान किसानों के लिए सीएम योगी ने एक बड़ा निर्णय लिया है और प्रदेश में सूखे के हालात के सर्वेक्षण के लिए आदेश दिए गए हैं और 75 जिलों में 75 टीमें सर्वेक्षण के लिए काम करेंगी। सभी डीएम को एक हफ्ते में सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी और लापरवाही बरतने देरी होने पर जिला अधिकारी जवाबदेह होंगे। तो उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है और ट्यूबवेल की बिलों की वसूली भी फिलहाल स्थगित रहेगी। तो दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, सूखा प्रभावित किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जहां मुख्यमंत्री अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, सर्वे करने की बात की जा रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी ये निर्देश दिए थे कि जो भी ऐसे जिले हैं जहां पर सूखे की स्थिति है और जहां पर जो औसत बारिश है उससे कम वर्षा हुई है, अगर हम 2019-20 और 20-21 की बात करें तो लगभग आधी बारिश है, करीब 141 मिलीमीटर के करीब में बारिश हुई है। 2019 और 2019-20 और 20-21 की जो बारिश है लगभग उसकी 50% है। 35 से 40 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश 35 से 40% के बीच में है। अगर हम 62 जिलों की बात करें तो औसत से कम बारिश इन 62 जिलों में हुई है। तो निश्चित तौर पर ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि उत्तर प्रदेश में मानसून ने कहीं न कहीं किसानों को बड़ी मार दी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। जिन किसानों की फसलें मानसून के चलते खराब हुई हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत दी जाए, जिसको लेकर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं कि कितना नुकसान फसलों को हुआ है, उस हिसाब से किसानों को मदद दी जाए। सीधे तौर पर जो बिजली विभाग है उसको भी निर्देशित किया गया है कि जो किसानों के ट्यूबवेल हैं जिनसे सिंचाई व्यवस्था संचालित होती है, उनके जो बिलिंग है वो फिलहाल स्थगित रखी जाए जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अग्रिम आदेश ना दिए जाएं। और जो बिजली विभाग है उसको ये भी निर्देश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर जहां पर कृषि का काम होता है बिजली के जरिए, वहां पर बिजली की उपलब्धता बढ़ाई जाए, मतलब ज्यादा आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी इसको इंश्योर करें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जाएगा। साथ ही साथ जो दलहन और तिलहन की फसलें हैं उनके जुड़े हुए बीज भी किसानों को मुफ्त में वितरित किए जाएं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की है कि जिन किसानों के बीजों का नुकसान हुआ है, चूंकि बारिश जिस अनुपात में बिल्कुल उनके लिए ये एक राहत की खबर है जो सूखा प्रभावित है। इसके बाद भी आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी के लिए 42 नाम भेजे हैं, अफसरों के नाम इसमें शामिल है, करीब 42 इनकी संख्या है। और यूपी सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को यह सूची भेजी है। उत्तर प्रदेश के स्थायी डीजीपी के लिए यह लिस्ट भेजी गई है और स्थायी डीजीपी के लिए सूची में 42 नाम शामिल है। 20 डीजी और 22 एडीजी लेवल के अधिकारियों के नाम इसमें शामिल है और वरिष्ठता क्रम में सबसे ऊपर मुकुल गोयल का नाम है। 11 मई को मुकुल गोयल को सरकार ने हटाया था। अस्थायी डीजीपी के तौर पे डीएस चौहान नियुक्त हुए थे और डीजी प्रशिक्षण आरपी सिंह का नाम सूची में शामिल है। इसके अलावा डीजी कोऑपरेटिव सेल
जीएल मीना का नाम भी शामिल है। तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा का नाम भी है और कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, 42 नाम है अफसरों के जो सूची भेजी गई है, इसमें कौन रेस में आगे दिखाई देता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जो 1992 तक जो वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं, जिसमें डीजी स्तर के भी अफसर हैं, डीजी स्तर के भी अफसर हैं, उनकी वरिष्ठता सूची का पैनल भेज दिया गया है, जिसमें 42 नाम है। अगर हम इन नामों की बात करें तो सीधे तौर पर चूंकि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया गया था, उसके बाद में देवेंद्र सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजी के तौर पर कार्यभार दिया गया था, जो पिछले करीब 3.5 महीनों से कार्यभार देख रहे हैं। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे नामों में अगर हम आरपी सिंह की बात करें तो उनका नाम है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुकुल गोयल का भी नाम है, पीवी रामा शास्त्री का भी नाम है, आनंद कुमार का नाम है, मुकुल सिंघल का भी नाम है। लेकिन अब देखना यह है कि अस्थायी तौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी के लिए किस पर संघ लोक सेवा आयोग अपनी मोहर लगाता है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको उनका नाम दे दिया जाए, ताकि केंद्र से यह फाइनल हो कि आखिर उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर लगातार डीएस चौहान कार्यभार संभाल रहे हैं, निश्चित तौर पर उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि अस्थायी डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिले, जिसको लेकर ये 42 नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार। एसके वाजपेयी, आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ और खबरों पर जानकारी लेंगे। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां ईपीएफ प्रबंधन पर सरकार के आदेशों को नहीं मान रहा सेतु निगम और सरकार ने भविष्य निधि का प्रबंधन ईपीएफओ से करने के आदेश दिए थे। सेतु निगम ने सरकार के आदेशों का इंप्लीमेंट नहीं कराया है। सरकार की व्यवस्था का इंप्लीमेंट ना होने से 2 ट्रस्टियों ने इस्तीफा दे दिया है। सेतु निगम के ट्रस्टी श्री प्रकाश गुप्ता और वीरेंद्र कनौजिया ने इस्तीफा दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी, ये पूरा विवाद क्या है? नौबत 2 लोगों के इस्तीफे तक आ गई। बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसमें जो कर्मचारियों का भविष्य निधि होता है वो एक निजी कंपनी में जमा किया गया था, जिसके बाद 4200 करोड़ का पूरा मामला निकलकर सामने आया था। लंबे वक्त तक पूरे मामले को लेकर विवाद चला था, कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। तब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया था कि सभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के संगठन हैं, वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, लिमिटेड में आते हो, वो सभी ईपीएफओ के जरिए ही अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि को सुरक्षित कराएं। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जो सेतु निगम डिपार्टमेंट है, जो कि को एजेंसी है उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी की, उसने अभी तक इन निर्देशों का पालन नहीं कराया है, जिसको लेकर जो श्री प्रकाश गुप्ता हैं, जो कि ट्रस्टी थे ईपीएफओ को लेकर, जो पैसा सेतु निगम के कर्मचारियों का जमा होता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ उनके साथ एक और ट्रस्टी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो निश्चित तौर पर यह पूरा मामला ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है, जहां कर्मचारियों को भविष्य निधि के लिए जो राशि सुरक्षित की जाती है, उसको लेकर ईपीएफओ के जरिए निर्देश थे कि ये राशि सुरक्षित की जाए। लेकिन अभी तक सेतु निगम की तरफ से इसका इंप्लीमेंटेशन अपने विभाग में नहीं कराया है, जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था, जिसके बाद 2 ट्रस्टियों ने सेतु निगम के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पहले भी यूपी पावर कॉर्पोरेशन में यही विवाद आया था, उसके बाद तत्कालीन ट्रस्टियों को जेल जाना पड़ा था। तो अब दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, जिसके चलते ये ट्रस्टी इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे 2 लोगों ने इस्तीफा दिया। और बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।